हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जाम डोज। मैं प्रवीण कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम आईपीसी पढ़ रहे थे और आईपीसी में हम चैप्टर 16 जो है पढ़ रहे थे, जिसमें के मानव जीवन से संबंधित अपराधों के बारे में बताता है चैप्टर 16। तो हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज हम देखेंगे, जैसे लास्ट वीडियो में हमने देखा था सेक्शन 299 और सेक्शन 300, जो कि दोनों ही बहुत कन्फ्यूजिंग था। उसको समझना, उसकी बारीकियों को हमने समझा था। आज हम उससे आगे बात करेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ सेक्शन 301 की। तो आईपीसी के सेक्शन 301, 302, 303 और 304, इन चारों सेक्शनों को देखेंगे, क्योंकि ये भी कन्फ्यूजन जो है काफ़ी कन्फ्यूजिंग है। ये चारों सेक्शन जो हैं, तो इनकी बारीकियों को भी हम समझेंगे और आपका जो कन्फ्यूजन है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। सेक्शन 301 जो है आईपीसी की, वह बताती है कि अगर हम जिस व्यक्ति की मृत्यु करना चाहते हैं, मान लो कि हमारा जो इंटेंशन था किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करना या मृत्यु करना, लेकिन उस व्यक्ति की मृत्यु ना करके किसी और व्यक्ति की अगर हम मृत्यु कर देते हैं, तो ऐसे में हमारे ऊपर सेक्शन 301 लगेगी। दो चीजें, सबसे पहला कि हमारा इंटेंशन था मृत्यु करने का, और जिस व्यक्ति की मृत्यु करने का हमारा इंटेंशन था और उसी व्यक्ति की हम मृत्यु कर देते हैं, ठीक है, तो वहां या तो सेक्शन 299 लगेगी आपराधिक मानव वध, या सेक्शन 300 लगेगी हत्या लगेगी जब हमें पता है कि जिस जगह पर उसको चोट है या घाव है और उसी जगह पे हम उसको मारें और वो मर जाए, तो हत्या लगेगी 300 सेक्शन। या फिर जो हमें पता है कि नॉर्मली हम उसके सर पे चोट मारेंगे, लेकिन वहां मारने से वह व्यक्ति मरेगा नहीं, लेकिन फिर भी मर जाता है, तो वहां लगती है सेक्शन 299 आपराधिक मानव वध। मैं कब बता रहा हूं, मैं ये चीज जब बता रहा हूं कि जब हम जिस व्यक्ति की मृत्यु करना चाहते थे, इंटेंशन था, और उसी व्यक्ति की मृत्यु कर देते हैं। तो दोनों सेक्शन आपको याद है, 299 और 300। लेकिन जो 301 है यह थोड़ी सी हटके है। इसमें यह है कि हम जिस व्यक्ति को मारना चाहते हैं, जिस व्यक्ति की मृत्यु करना चाहते हैं, उससे अलावा किसी और व्यक्ति की मृत्यु अगर हो जाती है तो सेक्शन 301 लगेगी। आइए समझते हैं कैसे। मान लो मैंने आपको जैसे एग्जांपल दिया था 299 में, एक ए व्यक्ति था, एक बी है और एक सी है, एक बी है और एक सी है, तीन व्यक्ति हैं। मैंने आपको यहाँ समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो मान लो कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा गड्ढा था और ए ने क्या किया, इस गड्ढे के ऊपर घास और लकड़ियाँ बिछा दी, जिससे कि इसको यह पता है कि बी अगर इसके ऊपर आएगा और बी अगर इस गड्ढे में गिर जाएगा तो इसकी मौत हो जाएगी। तो यहां अगर बी आता और बी व्यक्ति ही गिर जाता, क्योंकि ए का इंटेंशन था बी को मारने का, सी को मारने का ए का इंटेंशन नहीं था, समझना इस बात को। तो यहां मान लो कि बी आता और बी ही इसमें गिर जाता और बी की मृत्यु हो जाती, तब तो ए के ऊपर आपराधिक मानव वध सेक्शन 299 लगती। लेकिन अब हुआ क्या, बी को बीच में कोई काम लग गया और बी ना आके यहां पर सी आ जाता है। इस रास्ते के ऊपर आना बी को था, लेकिन यहां बी ना आके सी आ जाता है और सी इसमें आके गिर के मर जाता है। तो ए का इंटेंशन नहीं था कि मैं सी को मारूं, ए का इंटेंशन नहीं था कि मैं सी को मारूं, ए का इंटेंशन तो बी को मारने का था। लेकिन चूंकि बी नहीं आया, उसको देर हो गई, वो क्या चला गया गोलगप्पे खाने, और सी आके इसमें गिर गया। तो सी आके गिर गया और सी की हो जाती है मृत्यु, तब इसके ऊपर ए के ऊपर सेक्शन 301 लगेगी। तो यहां आपको मतलब अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि इन दोनों में अंतर क्या है। तो अब इसके ऊपर सेक्शन 301 लगेगी। तो अब यहां समझ में आ गया, सीधी सीधी बात है कि जिस व्यक्ति को मारना चाहते थे उससे अलावा किसी और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इंटेंशन तो इससे ये तो इसका इरादे तो क्लियर थे कि ये मारना चाहता है बी को, लेकिन मर गया सी। सेक्शन 301 यही बताती है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं अभी। तो 299 आपराधिक मानव वध, 301 हत्या, 301 301 यह बताती है जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करना चाहते हैं उसके अलावा किसी और व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक मानव वध। तीन आपको क्लियर हो गई हैं। अब मैं बात करता हूं सेक्शन 302 की। तो यह जो सेक्शन 302 है, आपने बहुत बार सुनी होगी, मूवीज में सुना होगा कि दफा 302 के तहत इसको यह सजा दी जाती है। बहुत बार सुना होगा कि सेक्शन 301 के तहत इसको यह सजा दी जाती है। तो सेक्शन 302 जो है हत्या के लिए दंड के बारे में बताती है। यहां चीजों को क्लियर समझो। जो उसने पाप किया, अपराध किया, वह अपराध किया था सेक्शन 300 के तहत।
ठीक है, क्योंकि हत्या के बारे में जिक्र उसी में किया गया है। सेक्शन 300 जो है मर्डर के बारे में बताती है कि कब मर्डर को मर्डर समझा जाएगा या फिर कैसे कैसे उसके इंटेंशन होने चाहिए। तो अपराध को डिस्क्राइब तो किया है सेक्शन 300 ने, तो जो अपराध करता है व्यक्ति किसी को मारने का तो वह सेक्शन 300 का करता है, लेकिन दंड का जो प्रावधान है वह 302 में दिया गया है कि अगर कोई किसी की हत्या कर देता है सेक्शन 300 में तो उसको दंड मिलेगा सेक्शन 302 के तहत। समझ में आया? तो सेक्शन 302 जो है यह बताता है हत्या के लिए दंड, और इसमें जो दंड दे रखा है सेक्शन 302 में यह है मृत्यु दंड या फिर आजीवन कारावास या फिर जुर्माना या फिर दोनों। ठीक है, सेक्शन 302 में जो दंड दे रखा है वह दे रखा है हत्या के लिए तो नॉर्मल सी बात है, हत्या ही दंड होगा, हत्या होगा या फिर आजीवन कारावास होगा या फिर जुर्माना या दोनों। अब यहां जो कंडीशन शुरू होती है वह यह होती है कि जो मृत्यु दंड है ना, मृत्यु दंड, क्योंकि हमारा जो भारत का संविधान है वह राइट टू लाइफ देता है, ठीक है, जीने का अधिकार देता है। तो उस व्यक्ति ने अपराध तो किया है भाई, राइट टू लाइफ तो सबको है, जो मरा है उसको भी जीने का अधिकार था, जिसने मारा उसको भी जीने का अधिकार है। तो एक ने तो मार कर ही पहले ही उसके जीने का अधिकार छीन लिया, राइट टू लाइफ तो छीन लिया, किसी व्यक्ति की मृत्यु कर दी। तो अब इसको क्या है, मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। लेकिन भारतीय जो दंड व्यवस्था है वह कई बार इन बातों पर भी कहती है कि मृत्यु दंड जो है विरल से विरलतम मामलों में दिया जाना चाहिए, मतलब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस। मतलब अगर बहुत ही जघन्य अपराध किया है तभी मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए, बाकी केसेस में आजीवन कारावास जो है दे दिया जाना चाहिए। तो मृत्यु दंड, जैसे मान लो आतंकवादी, अगर किसी ने देशद्रोह किया है, देश के खिलाफ साजिश की है, तो उसमें मृत्यु दंड तो पक्का दिया जाना चाहिए, या फिर आतंकवादी हमले हैं उसमें मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। लेकिन जैसे मर्डर्स हैं, ये हैं वो हैं, उनमें भी मृत्यु दंड मिलता है, लेकिन रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस, बाकी मोस्टली जो है उनमें आजीवन कारावास देके छोड़ दिया जाता है। क्योंकि मृत्यु दंड के लिए दंड विधि में यही कहा गया है कि मृत्यु दंड सबसे लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, या फिर विरल से विरलतम मामलों में मृत्यु दंड मिलना चाहिए। अब हम यहाँ समझते हैं कि कौन कौन से जो मामले हैं वह विरल से विरलतम मामले में नहीं आते हैं। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि दोहरी हत्या, सबसे पहले हम बात करेंगे दोहरी हत्या की। तो आप सोचोगे कि किसी व्यक्ति ने एक के बाद एक लोगों को मार दिया, मान लोगे 2 लोगों को एक साथ हत्या कर दी, तो आप तो सोचोगे तो बड़ा ही भयंकर वाला अपराध कर दिया भाई, इसने 2 लोगों को मार दिया। लेकिन अगर ऐसा अपराध एक के बाद एक 2 लोगों को भी मारा है या फिर दोहरी हत्या की है, लेकिन वह अपराध अगर पारिवारिक शत्रुता के चलते हुआ है, मतलब 2 परिवारों में आपसी दुश्मनी थी, अगर इस दुश्मनी के चलते अगर 2 हत्याएं भी हुई हैं तो यह विरल से विरलतम मामले में नहीं माना जाएगा, और ऐसे में जो है मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा। अगर आपसी लड़ाई है 2 परिवारों की, उसके चलते अगर आप 2 हत्या भी कर दोगे तो उसके लिए बताया गया है कि यहाँ जो है यह विरल से विरलतम मामला नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करूँ कि अगर कोई व्यक्ति है और उसने हत्या कर दी किसी की, अगर कोई व्यक्ति है उसने हत्या कर दी, लेकिन उसका जो बैकग्राउंड है वो बड़ा साफ है, उसकी जो छवि है वो बड़ी साफ है, वह एक हिस्ट्री सीटर नहीं है, और उसका जो पुराना रिकॉर्ड है वह क्रिमिनल के मतलब एज ए क्रिमिनल उसका पुराना रिकॉर्ड नहीं है, तो उसको भी विरल से विरलतम मामलों में नहीं समझा जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करूं, अगर कोई व्यक्ति डेंजर टू द सोसाइटी, मतलब अगर सोसाइटी के लिए उसने बहुत सारे खतरे पैदा नहीं कर रखे हैं और अगर उस व्यक्ति से किसी की हत्या हो जाती है तो उसको भी विरल से विरलतम मामला नहीं समझा जाएगा। तो यहां आपको 3 चीजें जो है समझ में आई होंगी। नेक्स्ट, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अगर कोई व्यक्ति राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में किसी की हत्या कर देता है, किसी की या फिर कई लोगों की हत्या कर देता है, तो उसको भी मृत्युदंड नहीं दिया जाना चाहिए, और इसको भी क्या है, विरल से विरलतम मामले से अलग रखा गया है। नेक्स्ट में बात करूं पब्लिक ड्यूटी। तो अगर आप कोई व्यक्ति जो है अपनी पब्लिक ड्यूटी करते हुए किसी की हत्या कर देता है, मान लो कि उसको मारना था पैर में और लग जाता है सर में और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तब मतलब ऐसे केसेसों को भी क्या है, विरल से विरलतम नहीं माना जाएगा, और इनमें भी मृत्युदंड के लिए जो है मृत्युदंड जो है व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा, और आजीवन कारावास जो है उसको दिया जा सकता है। तो आपको यहाँ चीजें समझ में आ रही होंगी कि किन किन केसेस में जो है मृत्युदंड दिया जा सकता है, क्योंकि मैंने बताया आपको ऑलरेडी कि मृत्युदंड बहुत ही रेयर केसेस में दिया जाना चाहिए, जैसे कि आतंकवादी या फिर देशद्रोह के मामले। नेक्स्ट मैं बात करूं तो मैं आपको सेक्शन 302 में यह समझा रहा हूं कि किन किन चीज़ों में दोष सिद्धि जो है उचित है। मतलब अगर व्यक्ति ने अगर ऐसी ऐसी चीज़ें की हैं तो उसको एज ए दोषी
कि ऐसे दोषी समझा जा सकता है प्रोसिक्यूशन के समय तक। जैसे कि पति पत्नी की हत्या, मान लो कि दो पति पत्नी है और वो अपनी पत्नी की हत्या कर देता है, तो उसमें पति पत्नी अगर हत्या की रात से पहले एक साथ देखे गए थे तो ऐसे में दोष सिद्धि जो है, शक जो है पति के ऊपर जा सकता है। पति पत्नी दोनों एक साथ देखे गए थे और सब जो है सुबह बरामद हुआ है, और बरामद सब भी कैसे हुआ है, वह सब जो है फांसी लगाकर मृत्यु जो है उसकी हुई है। तो यहाँ आपको समझ में आया होगा, पति पत्नी सब बरामद और पति जो है यहाँ से फरार हो जाए, तो यह जो दोष सिद्धि है यह उचित मानी गई है सेक्शन 302 में। यह एक्सप्लेनेशन जो है सेक्शन 302 में दी गई है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, आपको बता देता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर, मान लो किसी व्यक्ति को मारने की कोशिश की गई और उसको शारीरिक क्षति जो है दी गई, अब शारीरिक क्षति जो दी गई है उस शारीरिक क्षति से उसका मान लो सर फट गया और उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, सर फट गया और उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, वहाँ पर डॉक्टर जो है उसका ट्रीटमेंट करने में डिले कर देता है और उस डिले की वजह से व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो यहाँ जो है डॉक्टर की डिले की वजह से किया गया है, तो डॉक्टर के ऊपर सेक्शन 302 नहीं लगेगी, हत्या का आरोप नहीं लगेगा। हाँ, उसके ऊपर जो है सिविल केसेस जो है चल सकते हैं, सिविल नेग्लिजेंसी का केस जो है चलेगा, जो कि सेक्शन 326 में आ जाएगा, मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन यहाँ क्या है, उसके ऊपर सेक्शन 302 के लिए दंड नहीं किया जाएगा, किसको, डॉक्टर को। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं कि कई जो केसेस होते हैं या कई हत्या ऐसी होती हैं ऑन स्पॉट कि गोली मारने से हत्या हो जाती है, ठीक है, किसी ने गोली मारकर किसी की हत्या कर दी और वहां पर व्यक्तियों ने क्या किया, गोली की आवाज सुनी, ठीक है, गोली की आवाज सुनी और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें भी आ रहा है कि यहां से गोली लगी और पार हो गई, XYZ कहीं से भी लगी है, लेकिन वो जो मर्डर, पॉइंट ऑफ मर्डर था या जिस जगह पर मर्डर हुआ था उस जगह से हथियार की बरामदगी नहीं होती है, मतलब हथियार नहीं मिलता है। लेकिन यह क्लियर है, जो मौखिक सबूत है कि यह मौत जो है गोली लगने से हुई है, लेकिन वो जो हथियार बरामद नहीं हुआ है, तो ऐसी केस में अब ये कहेंगे लोग कि हथियार बरामद नहीं हुआ है तो जो मृत्यु है वो गोली लगने से नहीं हुई है, तो ऐसे केस में भी क्या किया जाएगा कि जो प्रोसिक्यूशन है उस पर यह चीज़ इफेक्ट नहीं डालेगी कि यहाँ से हथियार बरामद नहीं हुआ है, और जो प्रोसिक्यूशन है वो एज इट इज चलता रहेगा और उसको यही मान के ट्रीट किया जाएगा कि इसकी गोली मारकर हत्या की गई है। जांच जो है गोली के अकॉर्डिंग ही चलेगी। मतलब यह है कि इस बात को यहाँ ऐसे नहीं खत्म कर दिया जाएगा कि भाई जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है वहाँ से जो है बंदूक या फिर गोली या पिस्टल जो है बरामद नहीं हुई है। तो यह सारी चीजें जो थी वह सेक्शन 302 में बताती हैं और यही इसके नोट्स और स्पेसिफिकेशन जो है आईपीसी में दिए गए हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आज सेक्शन 303 की। तो 299 आपराधिक मानव वध, 300 हत्या, 301 जिसकी मृत्यु कारित करना चाहते थे उससे अलग किसी व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक मानव वध, 302 में हत्या के लिए दंड, और 303 जो है वह बताता है कि अगर किसी व्यक्ति को जिसको आजीवन सिद्ध दोष है, मतलब जो आजीवन कारावास से पहले ही गुजर रहा है, ऐसा व्यक्ति जिसको आजीवन कारावास का दंड सुना दिया जाता है और अगर वह व्यक्ति फिर से किसी की हत्या कर देता है, जिस व्यक्ति को आजीवन कारावास का दंड मिला था और वह व्यक्ति क्या है किसी की हत्या कर देता है, तो उसके ऊपर सेक्शन 303 लगेगी और सेक्शन 303 में इस बार इसके लिए मृत्यु दंड दिया जाएगा। क्योंकि भाई आजीवन कारावास से तो पहले ही उसको दंड मिल चुका है, अब आजीवन कारावास से ऊपर क्या है, मृत्यु दंड ही है। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको आजीवन कारावास से दंड दिया गया है और वह किसी की हत्या कर देता है, तो उसको इस बार जो है मृत्यु दंड दिया जाएगा, सेक्शन 303 उसके ऊपर एप्लीकेबल होगी। नेक्स्ट मूव टू द सेक्शन 304। तो सेक्शन 304 जो है यह काफी इंपॉर्टेंट है। यह भी, इसमें यह बताया गया है कि हत्या की कोटि में न आने वाले अपराध, ठीक है, हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दंड। अब यहां आपको क्लियर होएगा क्योंकि 299 आपराधिक मानव वध था और 300 हत्या थी, इन दोनों में काफी मतलब सिमिलरिटीज थी। तो वहीं 302 मतलब 300 में हत्या थी और उसका दंड कहां था, सेक्शन 302 में, मतलब 300 और 302 एक ही थी। इसी प्रकार से 299 में आपराधिक मानव वध था, उसी का दंड जो है 304 में दिया गया है। क्लियर है? तो सेक्शन 299 में जो आपराधिक मानव वध था उसी का दंड जो है 304 में दिया गया है। मतलब कि हत्या की कोटि में जो अपराध नहीं आते हैं उनमें आपराधिक मानव वध के लिए दंड। तो इसमें जो दंड है सेक्शन 304 में, यह जो दंड है वह आजीवन कारावास हो सकता है या फिर 10 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। 302 में मृत्यु दंड था और आजीवन कारावास भी था, लेकिन 304 में जो है या तो आजीवन कारावास या फिर 10 वर्ष तक का दंडादेश।
तो आजीवन कारावास किस केस में होएगा? आजीवन कारावास होगा जब मृत्यु जो है किसी ने इंटेंशन के साथ उसकी आपराधिक मानव वध किया है। अगर इंटेंशन के साथ आपराधिक मानव वध किया है तो उसको आजीवन कारावास मिलेगा। लेकिन जैसे कि मैंने आपको एक डायग्राम बना के दिखाया था कि मारना बी को चाहता था, मर सी गया, ठीक है, तो यहां सी को मारने का इंटेंशन नहीं था। अब ऐसे केसेस में उसको जो है दंड वह 10 वर्ष तक का मिलेगा। तो आजीवन कारावास का किस केसेस में मिलेगा और 10 वर्ष तक का किस में मिलेगा, आपको यह समझ में आ गया होगा। तो यह जो दंड है, यह जो कारावास है, दोनों प्रकार का हो सकता है, या तो सरल या फिर कठोर। नेक्स्ट में बात करूं 304 के ही दो सब क्लोजेज हैं, एक है 304A और एक है 304B। तो सेक्शन 304A जो है वह बताता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु जो है नेग्लिजेंसी की वजह से हो जाए। सेक्शन, क्योंकि यह क्या है, यह तो आपराधिक मानव वध है ना, तो उसी में 304 का जो है वह बताता है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु जो है किसी नेग्लिजेंसी की वजह से हो जाए तो सेक्शन 304 लगता है। जैसा का केस जो मैंने आपको बताया डॉक्टर का, मान लो किसी के सर में चोट लगी थी, डॉक्टर उसको प्रॉपर टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं दे पाता और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे केसेस को क्या मानते हैं लोग, जो है इसको क्या मान लेते हैं कि नेग्लिजेंसी है डॉक्टर की, और डॉक्टर के ऊपर केस लगा देते हैं कि या तो 304 में उसको सजा मिलनी चाहिए या फिर 302 में मिलनी चाहिए। नहीं, डॉक्टर का केसेस तो उसका जो है सिविल उपेक्षा में चला जाएगा, सिविल नेग्लिजेंसी में चला जाएगा। लेकिन इसको आप इस बात से समझ सकते हैं, इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि नेग्लिजेंसी ऑफ व्हाट काइंड ऑफ नेग्लिजेंसी। तो अगर उपेक्षापूर्ण किसी की नेग्लिजेंसी की वजह से अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो वह सेक्शन 304 का लगेगा। मान लो एक एग्जांपल, कहीं पर बिजली का तार जो है नंगा पड़ा था, किसी के घर का काम चल रहा था, XYZ कुछ भी हो रहा था और वहां पे होकर उसने तार बिछा रखा था और वह बिजली का तार जो है नंगा था। अब कोई व्यक्ति उस पर ऊपर से आता है और वह जो उससे मर जाता है, तो यह तो उसकी नेग्लिजेंसी है ना, जिसके घर पर काम चल रहा था उसको प्रिकॉशन प्रॉपर नहीं लिए थे। तो अगर ऐसी जो आपराधिक मानव वध हो जाते हैं तो यह नेग्लिजेंसी में काउंट होते हैं और इसमें सेक्शन 304 का लगती है और इसमें 2 वर्ष तक का कारावास दिया गया है। तो 2 वर्ष तक का कारावास जो है इसमें दिया गया है, किसमें, सेक्शन 304 के काम है नेग्लिजेंसी में। नेक्स्ट सेक्शन 304 खा। सेक्शन 304 खा जो है यह बताता है दहेज मृत्यु के बारे में। तो दहेज मृत्यु इस शब्द से तो आप वाकई मतलब काफी बार जो है सुना होगा। दहेज मृत्यु के लिए कुछ आवश्यक तत्व होते हैं और वही जो है सेक्शन 304B, मतलब 304B में दहेज मृत्यु के लिए सजा के बारे में बताया गया है और इसी में दहेज मृत्यु को डिस्क्राइब भी किया गया है। तो दहेज मृत्यु क्या है? दहेज मृत्यु है कि अगर किसी स्त्री की जो मृत्यु है वह दहेज के चलते कर दी जाए, दहेज के चलते अगर किसी स्त्री की जो है मृत्यु कर दी जाए, हत्या कर दी जाए, तो वहां पर दहेज मृत्यु का केस लगेगा। लेकिन इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट जो है चीजें हैं जो कि होनी ही चाहिए, तभी दहेज मृत्यु लगेगी। जैसे कि शादी को एटलीस्ट 7 साल के अंदर अंदर यह काम हुआ होना चाहिए। 7 साल के बाद अगर ऐसे किसी की मृत्यु हो रही है तो वह दहेज मृत्यु में नहीं जाएगा, मतलब शादी को सिर्फ 7 साल हुए होने चाहिए। तो अगर 7 वर्ष के भीतर विवाह के अगर किसी स्त्री की मृत्यु कर देता है तो वह जो है दहेज मृत्यु का केस है। यह जो केस है या तो पति पे चलेगा या रिश्तेदार नातेदारों पे चलेगा, जो भी मांगेगा दहेज। तो एक तो विवाह के 7 वर्ष के भीतर, और दूसरी चीज है कि दहेज की मांग की होनी चाहिए, मतलब जल्दी से जल्दी ही जो है, मतलब पिछले कुछ रिसेंट दिनों में दहेज की मांग जो है की गई होनी चाहिए। और जो स्त्री है उसके ऊपर क्रूरता उसके नातेदार रिश्तेदारों ने की हो या पति ने की हो, तो ऐसी भी घटनाएं जो है सामने आनी चाहिए। तो दहेज मृत्यु जो ही है, एक तो क्रूरता होनी चाहिए, विवाह के 7 वर्ष के भीतर, और दहेज की मांग। तो सेक्शन 304B जो है लगता है, इसमें जो है सजा दहेज मृत्यु में कम से कम 7 वर्ष, इसमें जो कारावास है वह कम से कम 7 वर्ष, और या फिर मैक्सिमम जो है वह आजीवन कारावास तक इसमें दिया जा सकता है। तो सेक्शन 304 के का और खा जो है आपको समझ में आए होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आईपीसी चैप्टर 16 के सेक्शन 301, 302, 303, 304 और कल जो हमने पढ़े थे 299 300 एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको हो गए होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।